सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहां पे करने वाले। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस के बारे में पहले बात करते हैं। सो मिस्टर जेरोमी पोवेल, इन्होंने अपना जो टेस्टिमोनी दिया है इन फ्रंट ऑफ सीनेट, तो उसमें उन्होंने बोला है कि देर इज नो अर्जेंसी टू एडजस्ट द मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब अगर हम 6 महीने पहले की बातें अगर देखते हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से कि किस तरीके से एग्रेसिवली रेट कट की बातें हो रही थी, अब ये बोला जा रहा है कि देर इज नो अर्जेंसी टू एडजस्ट द मॉनेटरी पॉलिसी। एंड दैट्स व्हाट इज करेंटली वी आर सीइंग इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड 10 ईयर जिसे यील्ड अगर हम बात करते हैं तो इट इज एट 4.54%। तो यहां मतलब थोड़ी सी इंच अप हुई है ये कि अर्जेंसी कुछ नहीं है। और ऊपर से जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है मिस्टर स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये भी बोला है कि व्हाइट हाउस विल नॉट प्रेशर द फेड फॉर रेट कट्स। मतलब हम भी उनको प्रेशराइज नहीं करेंगे। अब जब ये वेनेसडे को और थर्सडे को जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आएंगे या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आएंगे, मतलब सी रिटेल इन्फ्लेशन एंड होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स जब आएंगे, तो उसके बाद और ज्यादा समझ में आएगा कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। सो नाउ एक टिपिकल एक सिस्टम होता है, इकोसिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट एंड फेडरल रिजर्व आर इन मतलब इन व्हाट वी से कोऑपरेशन या इन टैंडम मूवमेंट हो रहे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन है ऐसा लगता है। लेट्स सी, वी शुड जस्ट होप दैट कि वो ज्यादा ना रहे, बट थोड़ा सा फ्रिक्शन अभी है। एंड द एक्सपेक्टेशंस आर दैट कि अभी काफी समय लग सकता है एग्रेसिव रेट कट्स के लिए। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो लेबर मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ जो देखा है, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बट जीडीपी नंबर्स अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किए हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स जिस तरीके से 2% के नजदीक देखने हैं, वो भी अभी तक हमें नजर नहीं आए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अभी देखने होंगे। जब ये आउट होंगे उसके बाद फेडरल रिजर्व क्या एक्शन लेता है, ये सारी चीजें रहेगी। बट आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड में जो टेंशंस चल रहे टैरिफ के चक्कर में, तो उसका भी एक अलग प्रेशर बना रहेगा। एंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विल आल्सो बी वॉच्ड क्वाइट केयरफुली फ्रॉम फेडरल रिजर्व। सो interesting times are ahead from these things. Next news is regarding कि how Mr. Donald Trump is threatening World Bank also. सो क्या है ये थ्रेट, क्या थ्रेट्स है, तो इसको समझते हैं। सो फिच ने एक वार्निंग दी है कि जिस तरीके से मिस्टर ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास की है कि फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक रिव्यू किया जाएगा कि गवर्नमेंट का ये जो सपोर्ट है मॉनिटरी टर्म्स में टुवर्ड्स दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हुआ, तो इसको जो सपोर्ट यूएस करता है, तो इसको रिव्यू करने के लिए उन्होंने बोला है। और आने वाले समय में या तो ये पैसा मतलब सपोर्ट कम हो सकता है या कंप्लीटली बंद भी हो सकता है। अगर ये सपोर्ट यूएस की तरफ से कम होता है या बंद ही हो जाता है, तो जो ट्रिपल ए रेटिंग एंजॉय करते हैं वर्ल्ड बैंक, तो ये ट्रिपल ए रेटिंग दे कैन लूज आउट। और मूडीज ने भी यही एक इंडिकेशन दिया था, अब फिच ने भी वही इंडिकेशन दिया है। फुल विड्रॉल, यूएस का विड्रॉल फॉर टू दीज प्रोग्राम्स विल नॉट हैपन, ये भी एक्सपेक्टेशंस है। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग प्रेडिक्टेबल फ्रॉम मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। सो वो एग्जैक्टली क्या डिसीजंस लेते आफ्टर 6 मंथ्स, ये देखने जैसा रहेगा। नेक्स्ट न्यूज अगेन ट्रम्प टैरिफ्स की तरफ से ही है, और कैसे ये इमर्जिंग एशिया के लिए एक लूज लूज सिचुएशन होती है। हम हमेशा सुनते हैं ना एक वर्ड, विन विन सिचुएशन, वैसे ये लूज लूज सिचुएशन है। तो ये कैसे है लूज लूज सिचुएशंस? तो इमर्जिंग एशियन इकोनॉमी, स्पेसिफिकली थाईलैंड और वियतनाम की अगर हम बात करते हैं, तो इन कंट्रीज के साथ काफी बड़े लार्ज ट्रेड डेफिसिट्स यूएस के डेवलप हुए हैं। यानी कि ये कंट्रीज ट्रेड सरप्लस के साथ है यूएस के साथ जो कर रहे हैं। सो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जब इंप्लीमेंट करनी शुरू हुई, तो अच्छा खासा बेनिफिट्स जो है वो थाईलैंड और वियतनाम इन इकोनॉमीज के पास चला गया। एंड जो ट्रेड के नंबर्स, अगर ट्रेड गैप की हम बात करते हैं, तो थाईलैंड ट्रेड गैप विद यूएस हैज वाइडेंड बाय 343% सिंस 2017।
और वियतनाम का भी ट्रेड गैप जो है वो 222% से बड़ा है सिंस 2017। सो जब से ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी एंड आफ्टर कोविड तो और ज्यादा एग्रेसिवली ये प्रमोट हुई है, तो उसका बड़े बेनिफिशियरीज थाईलैंड एंड वियतनाम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में इज डूइंग वेल, बट अभी तक मैन्युफैक्चरिंग एंगल से ऐसा कुछ हम बड़ी चीज नहीं कर पाए। यही नहीं, अब चाइना का भी तो अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ। जब ये कंट्रीज जो है इनका भी चाइना के साथ अच्छा खासा ट्रेड रिलेशनशिप है। सो अभी क्या हो गया है कि बिकॉज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी डेवलप हुई तो यूएस ने इन इकोनॉमीज के साथ या इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू किया और इनके ट्रेड के नंबर्स काफी ऊपर चले गए। अब जब मिस्टर ट्रंप आ चुके हैं सो इनके ट्रेड नंबर्स काफी ऊपर दिख रहे हैं, तो सीधा वहां पे वो साल्वो निकल सकता है कि भाई हाँ, इनके साथ भी ट्रेड सरप्लस है, इनको भी हेवी ड्यूटीज लगानी चाहिए। बिकॉज एवरेज जो टैरिफ्स है ये इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंपेयर्ड टू व्हाट यूएस इज चार्जिंग ऑन देम एंड व्हाट दीज कंट्रीज आर चार्जिंग टू यूएस, इसमें काफी 6 से 7% का डिफरेंस है। तो ये एडिशनल टैरिफ जो ये छोटी इकोनॉमीज यूएस पे लगा रही है, अब यूएस बोल रहा है भाई हम भी लगाएंगे आप लोगों पे, सो दैट कैन बी अ वेरी निगेटिव थिंग। सो ये लूज सिचुएशन होगी। दूसरी लूज सिचुएशन, ऑलरेडी चाइना पे ये इंपैक्ट होना शुरू हो गया है, तो अगर वो चाइनीज इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट होता है यूएस के ट्रेड टैरिफ्स का, तो ऑब्वियसली इनका भी तो चाइना के साथ रिलेशनशिप काफी बड़ा है ट्रेड का। तो अगर एक ट्रेड पार्टनर वहां पे सफर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये भी यहां उसकी वजह से साइमल्टेनियसली या प्रोपोर्शनेटली सफर हो सकते हैं। तो ये लूज लूज सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है। अभी एग्जैक्टली कितने परसेंटेज ऑफ टैरिफ्स रहेंगे हमें पता नहीं है। सो लेट्स सी, जब ये डिक्लेयर हो जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर न्यूज इन अ बेटर वे। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमी में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस की बात करते हैं। सो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस टिल 10th of February दिस ईयर 2025, यानी कि FY25 का टिल 10th of February, जो कलेक्शन नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज इंक्रीज बाय 15%, और टू बी स्पेसिफिक 14.69%, एंड द नंबर इज 17.78 लाख करोड़ रुपीज, विच इज अ गुड नंबर। मतलब ऑलमोस्ट 15% से ग्रो हुआ है। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैव इंक्रीज्ड बाय 19.06% ईयर ऑन ईयर, एंड द नंबर इज एट 21.88 लाख करोड़ रुपीज। नेट नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस, प्राइमरीली पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो 21% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, एंड द नंबर इज एट 9.48 लाख करोड़ रुपीज। यही वो नंबर है या पर्सनल इनकम टैक्स है, इस बार जो छूट दी गई है उसकी वजह से 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट को हो सकता है। अब देखते हैं उसका कंजम्पशन पे कितना पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, और नेक्स्ट ईयर ये जो पर्सनल इनकम टैक्स के नंबर से ये कितने बढ़ते हैं ये भी देखना उतना ही इंटरेस्टिंग रहेगा। नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो है वो 6% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, एंड द नंबर इज एट 7.78 लाख करोड़ रुपीज, एंड दिस वी आर सीइंग इन द नेट प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स ऑल्सो। हायर सिंगल डिजिट के ग्रोथ नंबर्स, नेट प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स हमें दिख रहे हैं। सो आई थिंक उसी लाइन में ये नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी हमें दिखता है। ये सारे स्ट्रगल्स है, बट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज इंक्रीज्ड बाय 65% ईयर ऑन ईयर, 49,201 करोड़ रुपीज। सो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, दो मतलब उनका कितना प्रॉफिट होता है पता ही नहीं, बट दो लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। एक होता है ब्रोकर और दूसरी होती है गवर्नमेंट। तो ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल जाता है, गवर्नमेंट को एसटीटी मिल जाता है, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी कभी होते हैं तो उस पर भी टैक्स लगना शुरू भी हो जाता है। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स, मतलब इसमें विन विन सिचुएशन इज फॉर ब्रोकर एंड गवर्नमेंट, बट on a lighter note, lose-lose situation is for the retail traders. इस टिल 10th of February रिफंड्स जो इशू किए गए हैं वो नंबर है 4.1 लाख करोड़ रुपीस का, विच हैज इंक्रीज्ड बाय 42.63%, एंड दैट्स व्हाई ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के नंबर, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर्स वर एट 21.88 लाख करोड़ रुपीस, विच हैज ग्रोन बाय 19.06%, बट नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैज ग्रोन बाय 14.69%। क्यों? क्योंकि 42.63% से रिफंड्स भी यहां पे इंक्रीज हुए हैं। अब इंडिया इजराइल बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर, दैट इज FY24 में इंडिया और इजराइल का जो बायलैटरल ट्रेड था वो $6.5 बिलियन का था, बट FY23 में दिस नंबर वाज एट $10.77 बिलियन। तो वहां से ये एक्चुअली डिक्रीज हुआ है, और इसी को और ज्यादा बढ़ाना है नेक्स्ट 12 to 13 ईयर्स में, इसको 10 टाइम्स करना है, ऐसा कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी ने बोला है। वैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इजराइल की तरफ
तरफ से इंडिया में काफी कम है। फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल सितंबर 2024 द नंबर इज हार्डली $327 मिलियन। बट अब यहां से आके बायलैटरल ट्रेड आगे काफी ज्यादा बढ़ाने की अपेक्षा है दोनों कंट्रीज रखती है। और की सेक्टर्स क्या है इस एक्सपांशन के लिए? एक है डीप टेक, दूसरा है फिनटेक, तीसरा है एग्रीटेक, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाटर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये सेक्टर्स में ये सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भी डिस्कशंस अभी चल रहे हैं। बोथ द नेशंस आर एक्सप्लोरिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस स्पेसिफिकली कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसमें, और उसमें उसके बाद फॉर्मल निगोसिएशंस शुरू हो जाएंगे। एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इजराइल का, वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो इसके लिए दे वांट टू लिंक इंडिया एंड एशिया टू यूरोप वाया सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जो है वो अंडरवे चल रही है। इन बिटवीन जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये बैक सीट पे चला गया था ये प्रोजेक्ट। बट होपफुली नाउ वंस द थिंग्स गेट सेटल्ड अगेन इस पे भी फिर ज्यादा और ज्यादा फोकस यहां से हो सकता है। सो लेट्स सी कि और ज्यादा अगर क्लोजर इकोनॉमिक टाइज होते हैं so that will be really beneficial for both the कंट्रीज। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे जिसमें आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे। नेट प्रॉफिट के नंबर्स 13.7% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं Q3 में। यहां पे अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की हम बात करते हैं, सो टूरिज्म से रेवेन्यू 224 करोड़ रुपीस रहा है, विच इज अप बाय 16.06% ईयर ऑन ईयर। केटरिंग 555 करोड़ रुपीस, विच इज अप बाय 9.25% ईयर ऑन ईयर। रेल नीर 96.4 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रहा है, 14.76% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। एंड इंटरनेट टिकटिंग 354 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रहा है, विच इज अप बाय 5.67% ईयर ऑन ईयर। एक इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, ₹3 पर शेयर। बहुत ज्यादा ऐसे कोई मतलब नंबर्स तोड़फोड़ नजर आ रहे, बट एक स्टेडीनेस यहां पे लग रहा है। बट जो अर्लियर लेवल पे जो जिस तरीके से एक प्रीमियम वैल्यूएशंस की बातें होके बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई कर सकता है आईआरसीटीसी, वैसा कुछ नजर नहीं आता है। लॉट ऑफ एनालिस्ट एक्सपेक्टेड a lot of different businesses, lot of collaborations from IRCTC, but it did not happen and ultimately 4 core जो उनके सेगमेंट से उसी पे उनका कंप्लीट डिपेंडेंसी है, which is tourism, catering, रेल नीर एंड इंटरनेट टिकटिंग। अब नेक्स्ट न्यूज है बर्जर पेंट्स के बारे में। Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, प्रॉफिट और एबिटा के नंबर्स फ्लैट है, सो ज्यादा कुछ वहां पे चेंजेस नहीं है। नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइन बाय 1.6% ईयर ऑन ईयर, द नंबर इज एट 295 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 299 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू जो है वो 3.2% से हार्डली बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, एंड द नंबर इज एट 2975 करोड़ रुपीस। एबिटा हैज गॉन डाउन बाय 1.7% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 471 करोड़। एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द एबिटा मार्जिन वाज 16.7%, बट नाउ द एबिटा मार्जिन इज एट 15.9%। क्या रीजन है एबिटा मार्जिन डिक्रीज होने के? हायर इनपुट कॉस्ट एंड कंपटीशन। थैंक्स टू आदित्य बिरला ओपस ने अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे मतलब थोड़ा हलचल तो क्रिएट की है, और जिस तरीके से डीप पॉकेट से बिरला ग्रुप के पास, तो डेफिनेटली आई थिंक दे आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। आई डोंट नो कि एशियन पेंट से कितना मार्केट शेयर वो खींच पाएंगे, बट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेयर से डेफिनेटली वहां पे मार्केट शेयर अच्छा खासा लिया जा सकता है। और उसी का नतीजा हमें ऐसा लगता है कि एक्सो नोबेल ने भी अपना इंडिया यूनिट बेचने का डिसाइड किया है। बर्जर पेंट अभी उससे एग्जिट हो चुका है उस रेस से, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी ज्यादा उनको नजर आ रहे हैं। बट बर्जर पेंट कैन रिकंसिडर इट इफ एक्सो कम्स एट अ फेयर प्राइस, ऐसा उनके सीईओ ने भी यहां पे बोला है। देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट न्यूज है भेल के बारे में। भेल ने 6200 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर जीता है फ्रॉम दामोदर वैली कॉर्प, वेस्ट बंगाल से। सो एक 660 मेगावाट्स के दो मतलब यहाँ पे पावर स्टेशंस फेज 2 में डेवलप करने हैं इन पुरुलिया वेस्ट बंगाल। स्कोप ऑफ वर्क जो है सप्लाई इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ स्टीम जनरेटर ऑक्सिलरीज। सो इस पे उनका अभी मतलब स्कोप ये है, और प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइमलाइन है 48 to 52 मंथ्स का। सो डेफिनेटली आई थिंक फ्रॉम विजिबिलिटी, रेवेन्यू विजिबिलिटी साइड एंड प्रॉफिटेबिलिटी साइड, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर भेल। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग कोलते पाटिल डेवलपर्स। हमारी पुणे की एक कंपनी है, प्रॉफिट्स
में फिर से एक बार आ गई है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 62 करोड़ रुपीस का लॉस था, बट नाउ दे आर एट प्रॉफिट 25.3 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू जो है 349 करोड़ रुपीस का रहा है, विच इज अप बाय ऑलमोस्ट 361%। एबिटा नंबर इज एट 25.6 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर एबिटा में भी लॉस था। एबिटा मार्जिन्स इन दिस क्वार्टर वर एट 7.3%। एक नया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान वो कर रहे हैं। 22 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है इन पुणे, वडगांव, खुर्द एंड सिंहगढ़ रोड। एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है इस प्रोजेक्ट से वो 4,000 करोड़ रुपए का है। आप समझ सकते हो कि 4,000, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट। काफी अच्छा टाइम लग सकता है, बिकॉज 22 एकड़ मतलब बहुत सारे फेजेस होंगे। सो इट्स अ मल्टी ईयर या डिकेड लॉन्ग स्टोरी हो सकती है ये प्रोजेक्ट की। बट रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू विजिबिलिटी अगर ये अच्छी तरीके से हो जाता है तो काफ़ी अच्छी है। टोटल सेलेबल एरिया इसमें रहेगा अराउंड 50 लाख स्क्वायर फीट, और ये पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट्स में भी आता है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम बजाज हेल्थ केयर। Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड फाइनली फिर से एक बार प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये कंपनी बढ़ी है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देयर वाज 2.2 करोड़ रुपीज लॉस, बट इस बार 11.7 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू वाज अप बाय 13.1% एंड द रेवेन्यू नंबर इज एट 122.8 करोड़ रुपीज। EBITDA was 21.7 crore, up by 10.7% year on year, और मार्जिन्स जो है वो 17.7% पे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स एक्चुअली श्रिंक हुए हैं बाय 40 बेसिस पॉइंट्स। दे आर एक्सपांडिंग स्पेशलिटी एपीआई पोर्टफोलियो एंड फिनिश्ड डोसेज फॉर्मुलेशंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब मारुति सुजुकी के बारे में बात करेंगे। मारुति सुजुकी की एक सब्सिडरी थी सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, इसको अब मारुति सुजुकी में मर्ज किया जा रहा है। कोई शेयर्स वगैरह का कोई मतलब यहाँ पे एक्सचेंज कैश वगैरह एसेट्स कुछ नहीं है, बिकॉज मारुति सुजुकी ही इसको ओन करता था, 100% ओन करता था। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मर्जर के पीछे के? यूनिफाइड ऑपरेशंस फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। सो आई थिंक गुजरात में बलिनो का प्रोडक्शन यहाँ पे होता था। देन फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इस मर्जर का। एंड बेटर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई थिंक चीजें स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश यहाँ पे मारुति सुजुकी की तरफ से हो रही है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड लॉस नैरो हुआ है मार्जिनली। मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे कि लॉस रहेगा अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस, बट लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस का नंबर आया 6,609 करोड़ रुपीस। मार्केट के एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली प्रॉफिट के नंबर्स अच्छे आए हैं। दो रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थे मार्केट को रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशंस थे 11,254 करोड़ रुपीस, बट एक्चुअल रेवेन्यू आया 11,117 करोड़ रुपीस। बट फिर भी लॉस यहां पे कम हुआ है। सो इसमें बहुत सारे मतलब जिस तरीके से इस न्यूज़ को कवर किया गया है तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट की गई है ऐसा लगता है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो 4.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है एंड ईयर ऑन ईयर 19.3% से बढ़ा है। एंड द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर नंबर इज एट 173, विच इज लेस देन जियो's 203.3 एंड एयरटेल्स 245। तो ये जुलाई मंथ में, लास्ट जुलाई में जो टैरिफ हाइक्स हुए थे, पैसे जो इन्होंने चार्जेस बढ़ाए थे, उसका नतीजा यहाँ पे अक्रॉस द इंडस्ट्री जो ARPU की ग्रोथ रही है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की, दैट वाज बिटवीन 12% टू 18.5% और अब तक। बट इसने तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में इस नंबर को आउट परफॉर्म कर दिया है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं तो सब्सक्राइबर बेस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.5% से डिक्रीज हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर 7.2% से डिक्रीज हुआ है। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अगर जो वोडाफोन के पास हम देखते हैं, वोडाफोन आइडिया के पास, तो वो है 19.98 करोड़, विच इज फार लेसर दैन 48.2 करोड़ रुपीज ऑफ जियो के जो है, और एयरटेल्स 41.4 करोड़। सो ये इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जियो और एयरटेल के पास है, बट उसके कंपैरिजन में वोडाफोन कंसिस्टेंटली यहां लूज कर रहा है। जब वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एयरटेल और जियो से ज्यादा सब्सक्राइबर्स इनके पास थे दो कंपनीज मर्ज होने के बाद। बट अब आप देख सकते हो इट इज लेस देन 40% या 40% ऑफ अदर प्लेयर्स के नजदीक 40 या 50% के बीच में ये नंबर आ चुका है। सो आई थिंक स्ट्रगल इज देयर, वी कैन नॉट डिनाई दैट। कैसे सर्वाइव होगा इट इज स्टिल मतलब इट्स अ मिस्ट्री, बट गवर्नमेंट का ऑटोमेटिकली स्टेक बन चुका है बिकॉज डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है और गवर्नमेंट डू नॉट वांट अ ड्यूओपोली, तो उसके चक्कर में शायद एक कंपनी वहां पे
मतलब सर्वाइव हो जाए, ऐसे एक्सपेक्टेशंस मार्केट को बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही हमें बता सकता है। बाकी हमारे दोस्त मतलब जो हमें अप्रिशिएट करते हैं दोस्तों, सो उन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट investsindia.in और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और दुबई वालों के लिए सेशन भी होने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो उस सेशन के लिए अगर आप टिकट बुक करना चाहते हो तो उसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी है। आशा करूंगा कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगा है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।